अब दुनिया भर में एक नई प्रॉब्लम, एक नई आफत दुनिया ने पीछे लास्ट कुछ समय में कोविड को झेला और दूसरी महामारियों को झेला। पैनिक, एंजाइटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई लोगों को। लेकिन अभी रिसेंटली एक नई प्रॉब्लम है लोगों के सामने और लोग बहुत पैनिक हैं, परेशान हैं और लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि इसके साथ कैसे डील किया जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ मंकी पॉक्स के बारे में। ये जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है और उसी का आप एक एक्सटेंशन मान सकते हैं। स्मॉल पॉक्स के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन पहले इसका एक वैक्सीनेशन होता था और दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इसके वैक्सीनेशन को फिर बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। बॉडी ने इसके साथ डील करना सीख लिया, इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो कुछ केस आए हैं, इंडिया में भी 4 केस रिपोर्ट हुए हैं। सो मंकी पॉक्स के बारे में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अभी थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसमें 98% जो केस हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट ही होते हैं और उस तरीके से ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि दूसरे फीवर में दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा फीटल नहीं है ये, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इशू तो नहीं है। कोई पैनिक या एक इमीडिएट इमरजेंसी तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन WHO ने इसे एक मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। उसका कारण ये है कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज़ हो गया है, मतलब ये फैलना शुरू हो गया है और कुछ केसेस थोड़े सीरियस भी हुए हैं। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि इसको हम सिम्टम्स के लेवल पे कैसे समझें और इसका फिर क्या सही मैनेजमेंट है और क्या इसमें लाइफ स्टाइल, फूड, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो फ़ीवर है। फ़ीवर वैसे ही आएगा जैसे वायरल में या दूसरे किसी भी इन्फेक्शन में फ़ीवर आता है। हेडेक होता है, मल्टीपल जॉइंट पेन आपको आएगा, बैक पेन आएगा, स्टिफनेस आएगी और फंक्शनल वीकनेस आपको लगेगी। ये सब सिम्टम्स 3 डेज़ रह सकते हैं और इसमें स्पेसिफ़िक 2 बातें हैं जो आपको नोटिस में लानी है। आपको जो ब्लिस्टर्स हैं और जो आपको बॉडी के अंदर जो बदलाव है, जो रेसेस हैं, वो फर्स्ट डे भी आ सकते हैं या कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपको फर्स्ट 3 डेज़ फीवर आता है और फीवर के सबसाइड होने के बाद सेकेंडरी सिम्टम्स शुरू होते हैं और सेकेंडरी जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं। उसके बाद फिर आपको वीकनेस शुरू हो जाती है और आपके हाथ पैरों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और आपको वाइट ब्लिस्टर के रूप में दाने दिखाई देते हैं। और कुछ लोगों में ये 5 to 7 डेज़ रह सकता है या फिर कुछ लोगों में ये मैक्सिमम 5 to 21 डेज़ तक जा सकता है। अब इसके बाद पॉइंट ये आता है कि इसमें क्या मेडिकल मैनेजमेंट है। जनरली बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो 5th डे रेस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, यानी कि कुछ लोगों को 3 दिन में ये नॉर्मली ठीक होके आपका एक्सटेंशन ना हो, ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में 5 डेज़ के बाद सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं, कुछ केसेस में 3 डेज़ के बाद सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं और वीकनेस, जॉइंट पेन, डिहाइड्रेशन, इसके साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट अच्छी बात यह है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो रेस्पॉन्स करती है, इम्यूनाइज करती है बॉडी को और उसके बाद आपका जो हीलिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती। बट यस, 2% केसेस सीरियस हो सकते हैं। सीरियस से मेरा मतलब है हाई ग्रेड फीवर लंबे समय तक रह सकता है, डिहाइड्रेशन आपको होगा, हेडेक आपको बना रहेगा, बैक पेन आपको होगा और आपका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो यदि आपका हाई ग्रेड फीवर लगातार बना रहता है और मोर देन 3 डेज़ और आपका बैक पेन नहीं जाता है, आपका हेडेक नहीं जाता है और आपको पेट में दर्द होता है और डिहाइड्रेशन यानी वीकनेस बनी रहती है, जो नॉर्मल मैनेजमेंट से नहीं ठीक आप हो पा रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप इमीडिएटली आप नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं और आप अपना टेस्ट कराएं और उसके बाद फिर आप मैनेजमेंट लें। फर्स्ट 3 डेज़ आपका मैनेजमेंट सेम है कि आप पैरासीटामोल लीजिए, रेस्ट कीजिए और प्लस ड्राई रखिए, आप अपने को जितना ड्राई रख सकते हैं। अच्छे से आप लिक्विड डाइट लीजिए और आसपास आपका ड्राई रहना चाहिए और कोशिश ये करिए कि आपके कारण ये किसी दूसरे को ट्रांसमिट ना हो, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है वो सेम है, आपके क्लोथ्स के कारण हो सकता है,
हगिंग, किसिंग, स्मूचिंग के कारण हो सकता है, यानी कि जो आपका इंटीमेसी वाले एक्ट हैं उन सब के कारण हो सकता है। इवन हाथ मिलाने से भी हो सकता है। और अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये जो मतलब ट्रांसजेंडर या फिर गे एक्टिविटीज़ या लेस्बियन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के कारण भी कुछ जगह ट्रांसमिट हुआ है, उससे फिर ये बहुत ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। लेकिन मेक ए नोट्स कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है। इसका ट्रांसमिशन वैसे ही है जैसे कि दूसरों का होता है, बट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक डिबेटेबल चीज़ कर दी है कुछ लोगों ने कि भाई ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। बट ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, बट ये हाँ एक डिसीज़ है, एक प्रॉब्लम है, एक तरह से ये वायरल इन्फेक्शन की तरह ही है। अब बात ये आती है कि क्या ट्रीटमेंट हो और क्या इसमें फिर आपका बचाव हो। बचाव में जैसा मैंने आपको बताया कि आप क्लोथ शेयर मत करिए, आप कपड़े शेयर मत करिए, आप मतलब जिस बर्तन खाना खाते हैं वो शेयर ना करें, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या फिर इंटीमेसी वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व ना हो। प्लस यदि आपको कफिंग हो जाता है तो आप खुले में ना स्प्लिट करें। प्लस अच्छे से ड्राई रखें, स्पंज करें, हल्के गर्म पानी से आप बाथ लें और अच्छे से ड्राई रखें। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट करेंगी। मेक श्योर करें कि आपको 3 से 4 लीटर लिक्विड डाइट मिले, जिसमें आपका हरी सब्जी है, दूध है, दलिया है, खिचड़ी है, ये सब सेमी सॉलिड लिक्विड फूड लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पेन मैनेजमेंट के लिए और फीवर के लिए पैरासीटामोल 3 टाइम्स 650 मिलीग्राम फॉर एडल्ट। और यदि आपका वेट मोर देन 70 kg है और या फिर आप लेस देन 50 kg हैं तो फिर उसका डोज बदल जाएगा, अकॉर्डिंग द वेट डोज होगा आपका। इसके बाद है कि यदि एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है तो जो एंटीबायोटिक्स थेरेपी स्मॉल पॉक्स में दिए जाते हैं वो एंटीबायोटिक ही दिए जा सकते हैं। एसाइक्लोविर दे सकते हैं या फिर जो और दूसरी रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स हैं वो दे सकते हैं। लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक आपको बगैर डॉक्टर के सजेशन के, विदाउट इन्वेस्टिगेशन मतलब टेस्ट करे बगैर, डायग्नोसिस, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के बगैर नहीं लेनी है। लेकिन यदि आपको फ़ीवर आता है तो आप 3 दिन आप अपने फ़ीवर को मॉनिटर करिए, 3 बार चेक करिए, पैरासीटामोल लीजिए, अच्छे से लिक्विड डाइट लीजिए, अपने को ड्राई रखिए। और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये ख्याल रखिए कि जिससे फिर किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को ये स्प्रेड ना हो। अब बात आती है कि वैक्सीनेशन में, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन कुछ हद तक इसमें हेल्प करता है, तो कुछ लोग चाहें तो लगवा सकते हैं। लेकिन अभी मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये देखो एक्सटेंशन है एक तरह से, मतलब जो एक कहते हैं ना कि एक सेकंड जनरेशन मानो या सेकंड ब्रीड आई है उसका ही ये एक एक्सटेंशन है। और इसका स्प्रेड मैन टू मैन हो सकता है, यानी आदमी आदमी को कर सकता है, एनिमल टू मैन हो सकता है, मैन टू एनिमल हो सकता है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में सलेवा से या सीरम से या एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड से भी ये आपको आ सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और पैनिक नहीं लेना है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यदि आपको फ़ीवर आए तो उसको नॉर्मल फ़ीवर कंसीडर करके ही मैनेज करिए, क्योंकि इस फीवर के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक स्पेशल मैनेजमेंट नहीं है। सेम जैसा दूसरे वायरल फीवर में या सीजनल फीवर में जो मैनेजमेंट होता है वही मैनेजमेंट इसके लिए है। लेकिन 3rd डे से ज़्यादा यदि प्रोग्रेस करता है आपका फीवर और सिम्टम्स तो फिर आप टेस्ट कराइए या फिर आप डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट करिए। उसके बाद एक डायग्नोसिस के बाद आप ट्रीटमेंट लीजिए। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।